कृष्णा राम राम, मुकेश वर्मा राम राम। तो चलिए देखिए, रीट को लेकर भारतीय संविधान से संबंधित हमारी कुल 3 क्लासें रहने वाली है। टोटल 3 क्लास। आज की जो हमारी क्लास है, मुकेश वर्मा राम राम, ममता मसाल राम राम, रीट एसएसटी को लेकर हमारी टोटल 3 क्लासों में भारतीय संविधान को हम कंप्लीट करने वाले हैं। रेखा भाटिया सर हेलो, लेट हो गए? बिल्कुल जी लेट हो गए। लेट तो नहीं, आज मैं किसी काम की वजह से बाहर गया हुआ था। 2 दिन से हमारी क्लासें नहीं रही। मैंने बोल के गया मैं कि हमारी क्लास 10 तारीख को रहेगी, तो उस कारणों की वजह से मैं बाहर जयपुर गया हुआ था, तो इसकी वजह से हमारी क्लास थोड़ी लेट हो गई। पीपीटी वगैरह बनाना होता है, ऑनलाइन थोड़ा सिस्टम लगता है, टाइम लगता है, तो इसके लिए सॉरी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैराथन संविधान के नाम से हमारी क्लास रहेगी। चलिए अब जल्दी जल्दी अपना उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, देखो आज की क्लास में हमारे जो टॉपिक रहने वाले हैं, मैं वो लिख देता हूं। संविधान का निर्माण, एक तो संविधान का निर्माण जिसमें संविधान सभा, संविधान के स्रोत, संविधान की अनुसूचियां, संविधान सभा की समितियां, ये तमाम बातें हमारी क्लास में रहने वाली है। इसके अलावा संविधान की प्रमुख विशेषताएं, प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। रीट एसएसटी का जो सिलेबस है उसको मैंने 3 पार्टों में बांटा है। आज हमारी पहली क्लास है। इसके अलावा 2 क्लास अपनी और रहने वाली है। 3 क्लासों में भारत का संविधान जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसका उत्तर दीजिए, किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना? केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती मामला 1973 में ये विवाद हुआ। बेरूबारी मामला जो है 1960 में हुआ। मेनका गांधी 1978 में हुआ। गोपालन वर्सेस मामला जो है ये 1951 में हुआ। इसका राइट आंसर दीजिएगा। जो लोग क्लास को लाइव देख रहे हैं वो इसका राइट आंसर दीजिएगा। किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना? संविधान का हिस्सा नहीं माना, तो देखिए राइट आंसर दीजिए इसका। केशवानंद भारती, ये मैं मिटो रहा हूं एक बार, इसका मैं थोड़ी व्याख्या कर दूं, तब तक आप अपना आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, केशवानंद भारती वर्सेस केरल मामले विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग है। संविधान का अंग या भाग माना, यह बात ध्यान रखना है। बेरूबारी मामला जो है 1994 में हुआ। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग नहीं है, अंग या भाग नहीं है। मेनका गांधी का संबंध विदेश जानने के अधिकार से है, विदेश जानने के अधिकार से हैं, और विदेश जानने का अधिकार जो है इसका उल्लेख, विदेश जानने के अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 21 में है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या रहने वाला, देखिए इसका राइट आंसर रहेगा इन्नरी बेरूबारी। इन्नरी बेरूबारी मामला जो है, तो मैं थाने याद करायो भाई इन्ना। देखो आप कैसे याद रखोगे, कौन से मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग नहीं है? तो इन्नरी बेरूबारी मामला, बी आंसर। बिल्कुल रेखा भाटिया इसका बी आंसर दे रहे हैं। भी आप इन्ना, सामने वाला क्या कह रहा है, नहीं आऊंगा। तो इसका राइट आंसर जो है इन्नरी बेरूबारी मामला।
कौन सा आंसर होगा? इंद्री बेरुबारी मामला में कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग या भाग नहीं है। केशवानंद भारती मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग है। चलिए आज का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संविधान के, देखो ऑप्शन क्या है, संविधान के मौलिक ढांचा का सिद्धांत, बेसिक, हाँ बी आंसर रेखा भाटिया बिल्कुल सही उत्तर है। संविधान के मौलिक ढांचा का सिद्धांत सबसे पहले निम्नलिखित में से किस न्यायिक निर्णय में दिया गया? मौलिक ढांचा का सिद्धांत सबसे पहले निम्नलिखित में से किस न्यायिक निर्णय में दिया गया? गोलकनाथ, SR बॉम्बई, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स। राइट आंसर दीजिए। केशवानंद भारती विवाद जो है वो 1973 में हुआ, मैं इसके बारे में बता दूं। और इस विवाद में कुल जो न्यायाधीश थे, टोटल न्यायाधीश 13 न्यायाधीशों की एक बेंच गठित की गई। 13 न्यायाधीशों की बेंच गठित हुई और इसमें यह कहा गया कि संविधान के किसी भी भाग में, संविधान के किसी भी भाग में संसद जो है वो संशोधन कर सकती है। संसद जो है वो संशोधन कर सकती है मूल ढांचे को छोड़कर, मूल ढांचे को छोड़कर। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर, रेखा भाटिया बी आंसर दे रहे हैं, इसका भी राइट आंसर दीजिए कि संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत यानी मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्शन जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो गोलकनाथ, SR बॉम्बई, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स। राइट आंसर दीजिएगा। SR बॉम्बई वाद में, SR बॉम्बई वाद के 2-3 प्रमुख बात याद रखना है। एक तो याद रखना आपको कि राष्ट्रपति शासन पर किसका प्रयोग किया जा सकता है? न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? देखो संविधान के मौलिक ढांचा का सिद्धांत, तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो गोलकनाथ बनाम केरल राज्य विवाद में ये कहा गया पहली बार कि भारत की संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पर किस में नहीं कर सकती? मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। कौन सा विवाद है? गोलकनाथ बनाम केरल राज्य विवाद में, सॉरी, मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में यह कहा गया कि भारत की संसद जो है वो मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, परंतु संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। मूल ढांचे में क्या आता है ये संविधान में उल्लेख नहीं है। चलिए आज का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया 26 जनवरी 1950, 25 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। आप क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है ये, तो इसका सी आंसर, अच्छा पिछले वाले का शायद सी आंसर दिया है, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा जी। भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1947 को भारतीय प्रथम, अच्छा ममता मसाल डी आंसर दे रहे। 26 नवंबर 1949 को
भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान जो है वो अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया। क्या किया गया जी? आत्मार्पित। इस बात की जानकारी जो है, इस बात की जानकारी कहां मिलती है? प्रस्तावना में। बिल्कुल बिल्कुल डी आंसर, ममता मसाल, बहुत अच्छा आंसर है। चलिए आज का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। अंबेडकर को, देखिए अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के स्थान पर भारतीय संविधान की जननी कहना चाहिए, कथन किसका है? चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए। सी.डी. देशमुख, के.वी. राव, वी.के.आर.वी. राव, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी के बारे में एक बात याद रखना कि इसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा। भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा, इस बात का ध्यान रखना है। क्या कहा जी? राजनीतिक कुंडली कहा। के.एम. मुंशी प्रारूप समिति का सदस्य था। प्रारूप समिति का सदस्य, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, ये बात ध्यान रखना है। चलिए ममता मसाल डी आंसर दे रहे हैं। टेक्नो गेमर, राम 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 राम। टेक्नो गेमर लापता ही हो गया, कई दिन बाद दर्शन दिया हो। क्लास का टाइम बहुत लेट है। देखो लेट तो मैं कोई काम से बाहर गया हुआ था, पर्सनल मेरा रीजन था, सॉरी इसके लिए। देखो क्लास पढ़ने का टाइम यही है, पूरी दुनिया सो चुकी है, अब आराम से आप अध्ययन करें। इसका आंसर दीजिए। ममता, रेखा कहां चले गए भाई? आंसर दीजिएगा। कृष्णा राइट आंसर दीजिएगा। अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के स्थान पर भारतीय संविधान की जननी कहना चाहिए, कथन किसका है? मुझे अच्छी तरीके से पता है ये प्रश्न आपके लिए बहुत नया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इंतजार है आपके राइट आंसर का, इंतजार है। आने दो, सही उत्तर देने दो। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? देखिए के.वी. राव। ये प्रश्न रीट के हिसाब से, रीट नहीं कोई भी पेपर हो, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवारी, ग्राम सेवक, सभी वैकेंसियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली डी। टेक्नोग्रामर डी नहीं भाई, के.वी. राव। देखो के मुंशी के बारे में दो प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। अगर संविधान से संबंधित के मुंशी के प्रश्न आए, बी आंसर, ममता मसाल बी दे रहे हैं, तो के मुंशी के प्रश्न याद रखना। प्रस्तावना जो है, के मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा, के से कुंडली, के से के मुंशी। और ये के मुंशी प्रस्तावना के अलावा हम बात करें तो प्रारूप समिति का सदस्य था, एकमात्र कांग्रेस सदस्य। चलो जी अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बहुत शानदार प्रश्न है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम क्या है? ये सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। महिमा गौतम, राधे राधे कृष्णा सर। महिमा गौतम शायद हमारे YouTube चैनल पे मैं पहली बार इनका नाम देख रहा हूं। महिमा गौतम का आपका स्वागत है हमारे परिवार में, बहुत शानदार। चलिए इसका उत्तर दीजिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम। चलो जी, उम्मीद है कि जो लोग हमारे रेगुलर क्लास देखते हैं उनका ये प्रश्न गलत नहीं हुआ। प्रस्तावना में देखो शब्दों का क्रम पूछा गया। सबसे पहले न्याय, समता, बंधुता, स्वतंत्रता। तो आपको पता है प्रस्तावना के अंदर सबसे पहले क्या दिया गया है? न्याय। न्याय के बाद प्रस्तावना में किसका उल्लेख है? स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता के बाद प्रस्तावना में किसका उल्लेख है? समता का। समता के बाद किसका उल्लेख है? बंधुत्व का। राइट आंसर सी, टेक्नो सी। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। न्याय के प्रकार पूछे 3, स्वतंत्रता के 5 प्रकार, समता के 2 प्रकार। अच्छा, न्याय के 3 प्रकार कौन कौन से हैं?
महिमा गौतम, ए उत्तर ए नहीं है भाई। न्याय, देखो आप महिमा जी आज पहली बार आए हो आप, इसलिए गलत हो रहा है आपका। ममता मसाल सी, जो हमारी क्लास रेगुलर देखते हैं उनको पता है। देखो जीके सुभाष जोड़ यूट्यूब चैनल पे हमने पहली बार देख रहे हैं, वो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। सारे हमने वीडियो थ्योरी डाल रखा है, आप एक बार जरूर देखें उसका। सी बिल्कुल बिल्कुल, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय के 3 प्रकार हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं कि प्रस्तावना में न्याय के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इनका क्रम पूछे तो ये क्रम है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता के 5 प्रकार हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसके अलावा समता के 2 प्रकार है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। ये बात ध्यान रखना है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न। टेक्नो क्या कह रहे हैं, मेरे समझ नहीं आया आपका मैसेज। विचार, व्यक्ति, विश्वास, बिल्कुल। चलिए आज का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के परिणाम स्वरूप निम्न 3 शब्द संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए। देखिए उद्देशिका यानी प्रस्तावना में पहली बात है कि संशोधन हो सकता है या नहीं। चलिए प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं, पहला प्रश्न यह आ सकता है कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? तो यस, हाँ हो सकता है। अब तक एक बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 जो किसके समय हुआ था? इंदिरा गांधी के समय जो है वो ये अमेंडमेंट हुआ। और कमेटी पूछे तो सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह संशोधन हुआ और 3 शब्द जोड़ गए। राइट आंसर दीजिए टेक्नो। ग्रामर ए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष अखंडता, समाजवादी गणराज्य अखंडता, समाजवादी लोकतांत्रिक संप्रभु पंथ निरपेक्ष अखंडता। राइट आंसर ममता मसाल ए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार उत्तर है। ममता मसाल, टेक्नो, तैयारी बहुत तकड़ी, शानदार तकड़ी हुई तैयारी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका में एक बार संशोधन हुआ है, और वो कौन सा संशोधन था? 42वां 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और इन शब्दों का अगर आपसे क्रम पूछे तो यही क्रम है, सबसे पहले समाजवादी शब्द है, फिर पंथ निरपेक्ष और फिर अखंडता। बिल्कुल बिल्कुल ए आंसर रहेगा। चलिए आज का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। भारत के संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार, विश्वास, नैतिकता, उपासना। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आपसे यह पूछा गया इनमें से कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, आप एक बात यह भी याद रखना कि उद्देशिका को संविधान में शामिल किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया उद्देश्य, या इसे वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव भी कहा जाता है। इस प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना को शामिल किया गया, और यह प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया संविधान सभा में, जिसे पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को इसे पारित किया गया। तो आंसर क्या देना? टेक्नो, सी नैतिकता, बिल्कुल राइट आंसर। देखो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, देखो इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है?
विचार, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, 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 धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है प्रस्तावना में दिया गया है। कौन सी नहीं है अभी? नैतिकता। प्रस्तावना में आपसे पूछे कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार। कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? नैतिकता। चलो, एक बार जो क्लास को लाइव देख रहे हैं ना, वो लाइक जरूर करें भाई। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत आपको आज की क्लास में आनंद आने वाला है। चलिए, आज का अगला प्रश्न देखिए। भारत की संविधान सभा की, आज की क्लास में रीट से संबंधित, रीट एसएसटी से संबंधित है या सेकंड ग्रेड पटवारी सब में काम आने वाली क्लास ये। तो हम आज की क्लास में मान के चलो रीट के अंदर 3 क्लासों में भारत का संविधान पूरा हो जाएगा अपना। आपकी अगर अच्छी तैयारी है तो आप अपना अवलोकन कर सकते हैं। तो चलिए, मनीषा गौतम सी, अच्छा, तो चलिए राइट आंसर दीजिए। भारत की संविधान सभा की किस बैठक में स्थायी सभापति का निर्वाचन किया गया? देखो, संविधान सभा के अगर पदाधिकारी की बात करें तो इसमें आपको 2-3 बातें याद रखना है। अगर आपसे पूछे अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद, मैं इधर लिख रहा हूं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और एक आता है अस्थायी उपाध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी जो उपाध्यक्ष थे वो फ्रैंक जे एंथनी ये मनोनीत थे। ये बात ध्यान रखना। एक बार थोड़ा व्याख्या कर रहा हूं मैं। फ्रैंक जे एंथनी, फिर आपका आंसर देखता हूं मैं। फ्रैंक जे एंथनी ये मनोनीत उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा संविधान सभा के अगर आपसे पूछा जाए कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? स्थायी उपाध्यक्ष या उपसभापति 2 थे। पहले थे एच.सी. मुखर्जी और ये निर्वाचित थे। और दूसरे थे वी.टी. कृष्णामाचारी। चलिए, इसका राइट आंसर क्या दे रहे हैं अभी? महिमा गौतम बी दे रहे हैं, टेक्नो भी बी दे रहे हैं, ममता जी क्या दे रहे हो उत्तर? देखो, इसका राइट आंसर क्या रहना है? तीसरी बैठक। आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है ये। मन ठाओ थे दूसरी बैठक देगा थारो इतो ही पढ़ो है। आपने ये पढ़ा है 9, 11, 13। 9 तारीख को आपने पढ़ा है पहली बैठक हुई। फिर आपने पढ़ा है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ। आपने इतना ही पढ़ा है। आपको मैं बता दूं, संस्कृत विभाग फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न आरपीसी के पेपर में आ चुका है। देखो, 9 तारीख को पहली बैठक हुई, 10 को दूसरी, 11 को तीसरी। कौन सी बैठक होगा? तीसरी बैठक। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए सरप्राइज है ये। तीसरी बैठक जो हुई ना 11 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई और तीसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो पदाधिकारी आप ध्यान में रखना, ये अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक जे एंथनी। आपसे पूछ ले संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? फ्रैंक जे एंथनी, जो मनोनीत हुए, ये बात ध्यान रखना है। और आपसे पूछ ले प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन था? एच.सी. मुखर्जी, है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शाबाश। चलो जी, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या कहता है, देखिए। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में सबसे अधिक संख्या में कौन से प्रांत के सदस्य उपस्थित थे?
चलो जी इनको उत्तर दो, बहुत शानदार प्रश्न है। बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार। संविधान सभा की प्रथम जो बैठक थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया, ध्यान रखना है। और आपसे पूछ ले कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, पहले अधिवेशन में 211 लोगों ने भाग लिया। प्रश्न ये है कि प्रथम अधिवेशन में 9 दिसंबर से 23 दिसंबर, 9 दिसंबर टू 23 दिसंबर 1946 तक पहला अधिवेशन हुआ और प्रथम अधिवेशन में 211 लोगों ने भाग लिया। पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, यह बात भी ध्यान रखना, मुस्लिम लीग ने क्या किया था, बहिष्कार किया। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार। राइट आंसर मद्रास से टोटल, देखो भारत संविधान सभा की पहली बैठक में सबसे ज्यादा कौन से प्रांत के सदस्य उपस्थित रहे? आपका राइट आंसर क्या रहेगा, मद्रास। और मद्रास प्रांत से कितने लोग उपस्थित रहे थे, 43। ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आ चुका है। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित संघ यानी यूनियन शब्द कहां से लिया गया है? यूनियन, देखिए भारत में अगर आपसे शासन प्रणाली के बारे में पूछा जाए तो भारत में बताओ एकात्मक शासन प्रणाली है संघात्मक? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है सर जी, संघात्मक शासन प्रणाली, है ना। तो ये कहां से लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, आयरलैंड, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, यूएसए के संविधान से। राइट आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? चलिए, अरे सो गया कि मैं, ये फीलिंग चक्कर क्यों गया? उत्तर दो भाई। टेक्नो गेमर बी आप अच्छा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें भाई, जीके सुभाष जोड़। और मेरे पर्सनल यूट्यूब जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 95 880 81 692। अगर आपको व्यक्तिगत कोई भी कोई डाउट हो, विद्यार्थियों के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी प्रश्न में डाउट है, आप पढ़ रहे हो, आपको समस्या आ रही है, तो मैं आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हूं। टेक्नो गेमर, टेक्नो डी यूएसए। देखो संघात्मक शासन प्रणाली कहां से लिया? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, जिसे कहते हैं कनाडा। हाँ, ऑप्शन में कनाडा, ज्यादातर आप किस नाम से जानते हो उसे, कनाडा। देखो कनाडा के अंदर, कनाडा का जो संविधान बनाया गया था और संविधान निर्माताओं के द्वारा कनाडा में जो संविधान निर्माण में पहला जो एक्ट पारित हुआ था, उसे आपको ऑप्शन मिल सकता है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, ठीक है ना, जिसे कनाडा भी कहते हैं। यूएसए के संविधान से हमने मूल अधिकार लिए गए, बहुत सारी बातें लिए, और हमने सारी बातें थोड़ी अपने चैनल पे करा रखा है, आप डिटेल से वो पढ़िए। आयरलैंड से जो पेपर में प्रश्न आता है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ये बात ध्यान रखना है, ये कहां से लिए? आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बहुत सारी बातें लिए, मुख्य रूप से याद रखना है प्रस्तावना की भाषा। अगर आपसे पूछ ले कि वे प्रस्तावना की भाषा कहां से लिए, ऑस्ट्रेलिया से। अनिल जोधपुर, सर जी नमस्कार, जोधपुर धरती से प्रणाम करूं। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यानी मैं जोधपुर तक पहुंच गया आज, हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है सर। जोधपुर में आप सर कहाँ रहते हो हमें बताइएगा। जोधपुर के अंदर मैंने 2009 के अंदर कोचिंग में पढ़ाया है। जोधपुर से है कोई यहाँ? जोधपुर के अंदर मैंने 2009 के अंदर जोधपुर में वहां पढ़ाया है मैंने बहुत अच्छी तरीके से। जोधपुर के लोग बहुत शानदार लोग हैं। सरदारपुरा के अंदर में मेरा, सरदारपुरा जोधपुर के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र भी है, एक एरिया भी है, वहां पर मेरा रेजिडेंस था सरदारपुरा में। बहुत शानदार लोग हैं, इतने ईमानदार है। मैं जोधपुर की मेरे कहानी याद आ गई, मैं वहां रहता था जोधपुर के अंदर सरदारपुरा में। तो वहां पर किसी बंदे को 1 लाख रुपए एक पर्स में मिले थे, और इतनी ईमानदारी सर जी किस कोचिंग में,
कोचिंग का नाम अभी मैं बताऊंगा। तो 1 लाख रुपए एक पर्स में मिले थे जोधपुर के अंदर किसी व्यक्ति को, और उस व्यक्ति की इतनी बड़ी ईमानदारी कि उसने 1 लाख रुपए सार्वजनिक घोषणा की, न्यूज़पेपर में कढ़वाया कि मुझे इतने रुपए मिले, उसने वापस दे दिए। बहुत ही शानदार, मैं सलूट करता हूं जोधपुर। अनिल जी आपका सदारपुरा कहाँ रहते थे? सदारपुरा के अंदर अब एग्जैक्ट एरिया मुझे याद नहीं, वो हमारे एक मित्र थे आनंद चौधरी करके, मैं हॉस्टल में रहता था, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। तो हम कभी बात करेंगे एक बार। हम यहाँ देखो अपने प्रश्न पे आते हैं, तो आप बने रहिएगा। हमारे YouTube चैनल को आप सर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही शानदार कंटेंट जीके से संबंधित आपको यहाँ मिलने वाला है। धक्का खड़ा ही खाड़ा है मास्टर जी, के बताऊं था ना, सारी बात तो मैं बाद में करूंगा था ना, आप मैंने टाइम को नहीं आज थे ही ना हो। आप जोधपुर में कहाँ रहते हो ये कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। जोधपुर मेरा आना रहता है, हम मुलाकात होगी हमारी। अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया? प्रश्न ये है कि भारतीय सदारपुरा वीआईपी एरिया है सर जी, बहुत बहुत शानदार सर, बहुत, मैं जोधपुर के लिए कायल हूं सर, बहुत शानदार जोधपुर का एरिया मुझे बहुत पसंद आया सर, बहुत बहुत शानदार। तो चलिए हम बात करते हैं 299, 284, 385, 292। प्रश्न क्या देखो, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुआ? भारतीय संविधान पर जो हस्ताक्षर हुआ था, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो आपका उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए। आपसे पूछे कि भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन था? प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन था जी? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन था? जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षरकर्ता था। और भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये याद रखना है। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान से भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो आपका उत्तर होगा बलवंत सिंह मेहता। याद रखिएगा, एक था बलवंत राय मेहता जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और राजस्थान से भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? मुकुट बिहारी भार्गव, जो अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य थे। जालौरी गेट, बिल्कुल उत्कर्ष का कोचिंग है जालौरी गेट। हाँ सर, बहुत बढ़िया बात। चलिए, तो इसका आंसर दीजिएगा 299, 284, 292, 299, 284, 385 और 292। ममता मसाल, बलवंत, बिल्कुल बिल्कुल इसका आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? देखो, प्रथम हस्ताक्षर कब हुए? पेपर में ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुए। प्रथम जवाहरलाल नेहरू, अंतिम राजेंद्र प्रसाद, राजस्थान से प्रथम बलवंत सिंह मेहता। और बलवंत सिंह मेहता संविधान सभा के सदस्य कौन सी रियासत से थे? मेवाड़ से। अंतिम मुकुट बिहारी भार्गव, और ये कहां से थे? अजमेर मेरवाड़ा से। इसका राइट आंसर है 284। भारतीय संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? 284। और 284 में से आपसे पूछे महिलाएं कितनी थी? 8। चलो जी, आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? तो देखिए, भारतीय संविधान सभा में अगर आपसे पूछे कुल महिलाओं की संख्या, कुल महिला 15 थी। अगर आपसे पूछे प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में 10 महिलाओं ने भाग लिया। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया? 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया। अगर आपसे पूछे राजस्थान से कुल कितनी महिला थी? 0। अगर आपसे पूछे संविधान सभा में प्रांतों से कुल कितनी महिलाएं थी? 14। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा में देशी रियासतों से टोटल कितनी महिला थी? 1, और वो आपसे नाम पूछा गया, तो ममता मसाल टेक्नो सी आंसर दे रहे। एनी मस्क्रिनी, बिल्कुल बहुत शानदार, ठीक है। दक्षायणी वेलायुधन, एकमात्र दलित महिला। याद रखना, संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला जो थी वो कौन थी? दक्षायणी वेलायुधन। दुर्गाबाई देशमुख, ये नियम समिति की सदस्य,
नियम समिति में टोटल 1+15 टोटल 16 सदस्य थे और नियम समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कौन था अभी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, बहुत शानदार। एनी मस्करी, रियासतों के साथ क्या की गई? मस्करी। चलो आ जाओ, अगले प्रश्न पर आ जाओ। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विषयक उपबंध है? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। दूसरी अनुसूची में वेतन का उल्लेख है। विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी, वलोग ममता वर्मा, शायद वो नाम पहली बार सुने हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। जय सिया राम, जय श्री राम। चलो जी, एक बार लाइक तो करो, क्लास न थे आज लाइक बहुत कम है। सब्सक्राइब करो, कोई नया लोग है, महंगी हमारी फीस दुखन ला रही है ना, कि लाइक लोग सब्सक्राइब करे करो। चलो जी, 5वीं अनुसूची में का संबंध एससी व एसटी से है। एससी व एसटी, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइबल। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है और भारतीय संविधान के अंदर आपसे पूछे मूल संविधान में कितनी भाषा थी तो 14, और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22। 10वीं अनुसूची में दल ममता डी, बिल्कुल टेक्नो डी, बिल्कुल बहुत शानदार। देखो, दल बदल जो कानून है, अगर आपसे पूछे दल बदल कानून, दल बदल कानून को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची में? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। चलो जी, आ जाओ, बहुत ही आज आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत शानदार प्रैक्टिस होगा आज के प्रश्नों में। और चलिए, निम्नलिखित में से किसने बेनेगल नरसिंह राव को भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार? देखिए, तो मैंने संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बताया, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी उपाध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, स्थायी उपाध्यक्ष। इसके अलावा संविधान सभा के पदाधिकारियों में ममता मसाल डी। इसका उत्तर दो भी। बेनेगल नरसिंह, बी एन राव जो है ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और इसे संवैधानिक सलाहकार किसके द्वारा नियुक्त किया गया? गवर्नर जनरल द्वारा। और गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? ठीक है ना, तो इसमें राइट आंसर देखो, लॉर्ड वेवेल उस समय गवर्नर जनरल थे। तो इसका राइट आंसर क्या? देखिए, संविधान, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी.एन. राव। और बी.एन. राव की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल द्वारा। किसके द्वारा की गई? भारत के गवर्नर जनरल द्वारा। चलो आ जाओ जी, अगले प्रश्न पे आ जाओ। संविधान सभा जिसने संविधान के प्रारूप को बनाया उसके सदस्यों का, देखिए, भारत के संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा ने किया। प्रश्न सीधा आ सकता है कि भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। अब ये पूछ रहा है कि संविधान सभा के जो मेंबर हैं, संविधान सभा जिसने संविधान के प्रारूप को बनाया उसके सदस्यों का, तो संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किया गया, विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित हुए। तो देखिए, संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान सभा में 2 प्रकार के सदस्य थे, मनोनीत और निर्वाचित। मैं आपको बता दूं, जो सदस्य मनोनीत हुए वो कहां से हुए थे? रियासतों से। ठीक है, जो निर्वाचित हुए वो कहां से हुए थे? प्रांतों और केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, तो जो सदस्य निर्वाचित हुए थे प्रांत और केंद्र शासित प्रदेशों से, उन्हें वोट किसने डाले? आपको ऑप्शन में एक तो ये मिल सकता है प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने, या विधानसभा ऑप्शन में नहीं है तो विधानमंडल। सी आंसर, बिल्कुल 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 टेक्नो, बिल्कुल बहुत शानदार, प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा। ठीक है, अब यहां पर विधानमंडल की जगह ऑप्शन क्या आ सकता है? प्रांतीय विधानसभा के सदस्य, जिसे एमएलए भी कहते हैं। चलो जी, आ जाओ,
बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारत की जो संविधान सभा है निम्नलिखित शामिल कर बनी है। मैंने अभी आपको बताया संविधान सभा में जो सदस्य थे वो आपसे पूछे कहां कहां से थे। देखिए संविधान सभा में सदस्य एक तो प्रांतों से थे। कहां से सदस्य थे? संविधान सभा में सदस्य प्रांतों से थे, केंद्र शासित प्रदेशों से और देशी रियासतों से थे। प्रांतों से 292, यहां से 4, रियासतों से 93। तो राइट आंसर टेक्नो। इसका भी आंसर क्या दे रहे हैं? अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। ब्रिटिश प्रांतों, देखो प्रांत और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन जो था वो अंग्रेजों का था, और प्रांत और केंद्र शासित प्रदेशों को अगर मिला दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं भाई? ब्रिटिश भारत। क्या कहते हैं? ब्रिटिश भारत का मतलब है 292 + 4 296। आजादी से पहले अंग्रेजों का शासन कहां पर था? देखिए प्रांत और यूटी, और रियासतों में राजाओं का शासन था। तो रियासतों कहते थे देशी भारत, रियासतों को देशी भारत कहते थे, प्रांत और यूटी को ब्रिटिश भारत कहते थे। टेक्नो ममता ए आंसर दे रहे 292, 4 और 93, बिल्कुल राइट आंसर जो है। अच्छा प्रांत कह दो या फिर आप ब्रिटिश प्रांत कह दो, ए नंबर उत्तर देना है। प्रांत या ब्रिटिश प्रांत एक ही बात है। तो प्रांतों से 292, यूटी चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 और देशी रियासतों से 93। राइट आंसर 1 नंबर रहेगा। चलो जी आ जाओ, आगे आ जाओ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, देखिए जी प्रारूप समिति जो है इसका अगर आपसे गठन पूछे तो आजादी के 14 दिन बाद 29 अगस्त 1947 को हुआ था इसका गठन। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो याद रखिए BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर था। और अब ये प्रश्न पूछता है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ए, बिल्कुल बिल्कुल। अरे ए क्या दे रहे हो भाई? टेक्नो बी, ममता टेक्नो ए, टेक्नो बी, ममता बी, बिल्कुल बिल्कुल BR अम्बेडकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 4 समितियां थी। कौन कौन सी? देखिए प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार समिति और परामर्श समिति। इन चारों के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है? बी। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति को याद रखना आप है, प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। कई बार ये ऑप्शन ये भी आ सकता है ना, पांडुलेखन या मसौदा कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी। इनमें से कोई भी नाम आ सकता है, ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना। ड्राफ्टिंग कमेटी एक ही बात है। चलो जी आ जाओ। चलायमान राष्ट्र की संज्ञा किसने दी? संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा, किसने कहा? नेहरू, मुंशी, अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। चलो जी उत्तर दो। निशा महार, जय श्री राम। निशा सोगी उठी, ये निशा न मन लगा, निशा सोगी, आज नींद आ गई। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। निशा राम राम। और होगी राम राम है, सुनो सही को नहीं पढ़े करो। चलो आ जाओ उत्तर दो। देखो आप हताई करने के लिए एक सेशन अलग रखा थे, उत्तर दो ताड़ करके। अरे राम राम निशा। टेक्नो ए, जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल टेक्नो बहुत शानदार तैयारी है। टेक्नो तो मैं रड़क काट रखी है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र। तो मैंने जय को च पढ़िए, आप जय को क्या पढ़िए? जवाहरलाल नेहरू, चलायमान राष्ट्र। क्या याद रखना है? चलायमान राष्ट्र। इसके अलावा देखो आप कुछ स्टेटमेंट और याद रख सकते हो। चर्चिल ने बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व, विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा को बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व कहा है। प्रतिनिधि, बड़े समुदाय का प्रतिनिधि। इसके अलावा
लॉर्ड विस्काउट, लॉर्ड विस्काउट ने हिंदुओं का निकाय कहा है। क्या कहा है भाई? हिंदुओं का निकाय, हिंदुओं का निकाय, है ना। इसके अलावा एक दो स्टेटमेंट और याद रखना आपको। ग्रेनविल ऑस्टिन, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पेपर के लिहाज से याद रखना है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है कि कांग्रेस के बारे में इसने कहा है। निशा महार ये आंसर दे रहे हैं बिल्कुल। संविधान सभा जो है एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, एक दलीय निकाय है। संविधान सभा ही कांग्रेस है, संविधान सभा ही कांग्रेस है, संविधान सभा ही कांग्रेस है तथा कांग्रेस ही संविधान सभा है, तथा कांग्रेस ही क्या है भाई? कांग्रेस ही संविधान सभा है। ये स्टेटमेंट ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। कुछ बातें याद रखिए। चलो जी, आ जाओ अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान विभक्त है 26 अध्याय में 22, 24, 25। आपके लिए नया प्रश्न है ये। 26 अध्याय 22, 24, 25 भारतीय संविधान विभक्त है। आंसर दीजिए। 26 अध्याय, 22 अध्याय, 24 अध्याय और 25 अध्याय। शाबाश। भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभक्त है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? देखिए 22 अध्याय में। आपके लिए भारतीय संविधान में अगर आपसे पूछे कि एक तो को प्रश्न आता है कि मूल संविधान में, आपसे प्रश्न आता है मूल संविधान का मतलब 26 जनवरी 1950 को मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? 395। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। सॉरी, मूल संविधान में भाग कितने थे? 22। आज भी 22 है। और मूल संविधान में अगर आपसे पूछे कि अनुसूचियां कितनी थी? मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8। पूछा जाए कि वर्तमान में संविधान में कितने आर्टिकल है? तो आज भी 395 ही करना है। और वर्तमान में भाग आज भी 22 ऑप्शन में नहीं है तो 25। और वर्तमान संविधान में अगर आपसे पूछे अनुसूचियां कितनी है तो 12 है। बिल्कुल राइट आंसर ममता मसाल, बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, आ जाओ आज के अगले प्रश्न पे आइए। किस निम्नलिखित में से किस संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की? नेहरू की 4 समितियां हैं। संघीय संविधान समिति, एक तो है संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, संघ राज्य समिति, राज्यों के लिए समझौता वार्ता समिति, राज्यों के लिए समझौता वार्ता समिति। इन चारों के अध्यक्ष जो है वो कौन है जी? जवाहरलाल टेक्नो। बी आंसर दे रहे हैं। देखो जहां भी संघ दिखाई दे आपको, संघ, संघीय संविधान, संघ शक्ति, संघ राज्य, समझौता वार्ता, संघ शब्द आते ही क्या करना आपको? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान पै से प्रांत, पै से पटेल, इसका भी पटेल था। बिल्कुल हरीश चौधरी। बहुत लेट हो गए सर हरीश चौधरी। हरीश जी आज किन्ने लापता हो गए थे। जैसे ही संघ शब्द आए बहुत ही शानदार प्रैक्टिस होने वाली है आज की क्लास में आपकी। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची के अंदर मूल संविधान में अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14। और वर्तमान में आपको बताना है 8वीं अनुसूची के अंदर वर्तमान में कितनी भाषा वो आपको बताना है। 21वें संविधान संशोधन 1968 के द्वारा एक नई भाषा जोड़ी सिंधी। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो भाषा जोड़ी गई वो कौन सी है? देखो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जो भाषा जोड़ी गई, इसका राइट आंसर देखिए दिव्या भरतपुर से 2। जो लोग भाई नया है जिसका मैं थाने एक बार बता दूं,
क्लास ने लाइक कर दो भाई, है ना, क्लास को लाइक करें। जीके सुभाष जोड़ यूट्यूब चैनल को आपको एक बार सब्सक्राइब करें। हमारी इस चैनल पे आप ऑब्जर्व करें, हमारी जितनी क्लासें पढ़ी है मैं थ्योरी भी पढ़ाता हूँ, प्रैक्टिस भी लेके आते हैं, पूरा राजस्थान जीके, हिस्ट्री, कल्चर, है ना, सारा पॉलिटी, पूरा वो सारा आपको एक ही जगह देखने को मिलेगा। बहुत शानदार हमारे पीछे की वीडियो देखिए, आप अध्ययन करें। महजी जुडाको ये भी लेट हो गए, महजी थे भी लेट हो गया। दिव्य भरतपुर क्या कह रहे, सब हाली क्या कह रहे हो, राम राम। अरे महजी लेट हो गया। हाँ देखो इतना ही तो नाम है हमारा चैनल पर, इतना ही नाम है। ममता मसाल है, रेखा भाटिया, रेखा आज गायब होगी, टेक्नो है ना, मेस है, एक दो चार नाम और है। सॉरी सर लेट हो गई, कोई बात को नहीं। दो चार नाम है जगह मेरा हमारा फिक्स ग्राहक है 5-7। 72 में क्लास लूं, 2 दिन में एब्सेंट था, उसके लिए सॉरी। बाकी एक बार हमारे चैनल को देख लें, आप क्लासें देख लें। 2-4 दिन थे मान टाइम दे दो, 2 घंटा 4 घंटा जीवन को थाना लागे गुरु जी बढ़िया करावे तो अपने यूट्यूब चैनल पर आओ। निशा पान कोई जरूरी को नहीं, आपा नाचनो चाहिए, एक आदमी है तो ही आपा नाचा, अपन भलो करना है समाज को। आज ही क्लास में रीट के अंदर मैं बता दूं, रीट की 3 क्लास लेने वाला हूं। पॉलिटिकल साइंस पे 3 ही क्लास है रीट की, आज पहली क्लास है, 2 क्लास और आएगी, इससे बाहर पर्सन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पूजा पारिक, पूजा पारिक राम राम। अभी पूजा पारिक मैंने पहली बार दिखे, एक बार चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक लुक करके देखो। हाँ गुरु जी मेष, हाँ मेष जी, पूजा पारिक थंबनेल करो पहली बार। मैं सारा नाम याद है, मैं रट्टो मारा क्यों मैं। अच्छा मन छेड़ो ना थे, थोड़ा सा ही ना होते। मूल संविधान में 14, वर्तमान में आपको उत्तर देना है। टेक्नो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लिया, पोस्ट को लाइक किया है, बिल्कुल बिल्कुल। टेलीग्राम पे आज मैंने बहुत शानदार अधिगम से संबंधित बहुत सारी जानकारी, सॉरी साइकोलॉजी संबंधित है ना, बहुत सारे सिद्धांत मैंने टेलीग्राम पे डाले हैं। सिंधी 71वां 92वां देखो, बोडो, अब देखो मैं था नाचूंगा थे 10-12 दिखो तो मैं नाचूंगा, चिंता ना करो। बोडो, डोगरी, मैथिली, मैथिली, संथाली, देखो इसका राइट आंसर क्या दे रहे हो भैया आप। दिव्या भरतपुर कर दिया, आरजे 5, बिल्कुल बिल्कुल। तो 22, चिंता ना करो। देखो अब मैं था रट्टो मराऊं, एक बार मैं रट्टा मरा रहा हूं आपको। देखो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे, सीधा प्रश्न आ सकता है, भाषा। भाषा से आदमी के ठाठ, ठाठ का मतलब 8, भाषा से ठाठ, ठाठ का मतलब 8। अगर आदमी को 22 भाषाओं का नॉलेज है तो आपको पता है कितना ही रुपया कमाओ, कितने भी पैसे कमाओ, भाषा से ठाठ, ठाठ का मतलब 8। ठीक है, अब आपसे और क्या प्रश्न बन सकते हैं कि मूल संविधान का मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस समय अभी तो प्रश्न बहुत आने वाले हैं। मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, सारा उठा रट्टो मरा दूं आज। मूल संविधान में 14 भाषा, वर्तमान में 22। अब आपसे पूछ ले कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई, कौन सी भाषा मूल संविधान में नहीं थी, तो देखो सिंधी 15वीं, सिंधी 15वीं। फिर दो इसके बाद में, अच्छा नई भाषा जोड़ना एक अच्छा काम है ना, ये बेहतर काम है। तो 19 नहीं 21 कार्य है। कैसा कार्य, 21। फिर एक साथ, अब एक साथ ऐसे तो 17 तो होगा नहीं, एक साथ 3 भाषा, कमीने, कैमीने, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फास्ट चलो सर, बिल्कुल। और 92 के द्वारा बोडो, डोगरी, बोडो मास। चलो जी आ जाओ जी, उत्तर दो। भारतीय संविधान किसका सर्वाधिक ऋणी है, ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान जो है ना, भारत का संविधान जो है, इसमें सबसे ज्यादा स्रोत हमने कहां से लिया है, सबसे ज्यादा स्रोत कहां से लिया है, उत्तर दीजिए। सुखपाल सिंह राम राम जी, क्लास को लाइक कर दो भाई। चलो जी, अच्छा उत्तर दो फास्ट। चलो सर दिव्या भारती, अरे भारती जी फास्ट तो मैं तो सांस ही को नहीं ला रही हूं मन तो, मैं तो की है कि हम पढ़ा हो रही हूं। चिंता ना करो, फास्ट फूस्ट तो देखो थे कोचिंग ऑफलाइन में 6 महीना 12 महीना लगाओ, मने घंटा दे दियो थे, आज 1.5 घंटा दे दियो, 1.5 घंटा काल दे दियो। पॉलिटिकल थारी पूरी 3 घंटा। हिस्ट्री बाई घंटाला सर बहुत शानदार। टेक्नो बी। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है, 1935 भारत शासन अधिनियम का भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। चलो जी आ जाओ, फास्ट तो मैं रेल फास्ट में तो कोई दिक्कत ही को नहीं, समान गणो ही आपने गण, चिंता ही ना करो। उत्तरायण दो। भारतीय संविधान की उद्देशिका में शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है,
तो यहां पर आपको उद्देशिका का मतलब बात किसकी हो रही है? प्रस्तावना की। उद्देशिका का मतलब बात हो रही है जी प्रस्तावना की। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है दिव्य भारती बी उत्तर दिए। भरतपुर का लोग भी सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत शानदार है। अभी आण दो, इन आण दो। लाइव ही नहीं आते सर आप। अरे सुखपाल जी मैं तो लाइव आगे परेशान हो रही हूं। दिव्य भारती बी, भारतीय संविधान की उद्देशिका में सही शब्दों का क्रम देखिए। बी आंसर क्या है? समाजवादी, पन निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य। सही उत्तर दो भाई। महेश जी कह रहे हैं बी। देखो भारतीय संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। हम भारत के लोग, फिर दिया गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इसके बाद में शब्द है पंथ निरपेक्ष। प्रस्तावना पूरी याद रहनी चाहिए आपको। पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता है ना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसके बाद में क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ममता मसाल, ओम प्रकाश, बाजीगर। तो इसका देखो, अब देखो सबसे पहले क्या है? देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। राइट आंसर देखिए ए नंबर उत्तर रहेगा भाई। ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तो बाद में है। राइट आंसर क्या रहने वाला है? ममता मसाल ए उत्तर। अरे ममता जी देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है? हम भारत के लोग। एक बार देखो थोड़ा सा ध्यान दो, प्रस्तावना 1% पक्को पेपर में 1 करोड़ रुपए का। सबसे पहले शुरुआत होती है हम भारत के लोग थे। बस 1 मिनट को टाइम दो। हम भारत के लोग, वो पहलो शब्द है हम भारत के लोग। भारत को आगे क्या लिखा देखो, संपूर्ण प्रभुत्व, शॉर्ट में प्रस्तावना बता रहा हूं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी के बाद पंथ निरपेक्ष, इसके बाद में क्या है? लोकतंत्रात्मक के बाद गणराज्य। इसके बाद में क्या है? देखो थोड़ा सा ध्यान देना बस। गणराज्य के बाद भारत की प्रकृति के बाद, ये भारत की प्रकृति है, भारत का नेचर है। ये क्या है? भारत का नेचर, ये भारत का नेचर है। उसके बाद में क्या दिया गया? उसके बाद में प्रस्तावना में स्वतंत्रता के 5 प्रकार। शब्दों का क्रम देखो, स्वतंत्रता के सॉरी, एक मिनट, मैं थोड़ा ज्यादा फिल्मी हो गयो, थोड़ा माहौल चक दियो मैं। एक मिनट, मैं जल्दबाजी चक्राम था, टाइम खराब बने हुए। पहले शब्द क्या है? हम भारत के लोग। फिर भारत की प्रकृति दी गई है, नेचर। इसके बाद में न्याय के 3 प्रकार। इसके बाद में क्या दी गई है? स्वतंत्रता के 5 प्रकार। स्वतंत्रता के बाद समता के 2 प्रकार। इसके बाद में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता। प्रस्तावना पूरी हो जाएगी। अब प्रस्तावना मैं पूरी बता रहा हूं। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए किस पे जोर देना है? मोरलिटी यानी बंधुत्व। और लास्ट में दिया गया है कि आज हम 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत अधिनियम। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। चलो अब देखो थाना अगलो प्रश्न देखो। संविधान की दूसरी अनुसूची जो है, उत्तर दो भाई। अब कर गलत ना हो। ये देखो एक बार जब क्लास देखे भाई, लाइक तो कर दो यारो। लाइक करना तो देखो एक मानवीय धर्म है। मैं थारकनु पीसा को ले रहे हो, कोचिंग थारकनु 15-15, 20-20, 30-30 हजार रुपया ले। मैं तो फ्री ना चला रही हूँ, रात की 11:30 हो रही है। 1 रुपये कौन ले रहा? 1 रुपया नहीं ले रहा हूं आपसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है। और यही मैं अगर पैसे में पढ़ाता तो आपको अच्छा लगता। और अब यहां लगे वो आदमी ऐसे ही परेशान हो रहा है, ऐसे ही बक रहा है। आने दो, उत्तर आने दो। साहिल मीणा जी आज मन लगे पहली बार थाने देखे मीणा जी। थोड़ा सो मैंने टाइम कम दे रहे हो थे। हालांकि मेरी देखो आपको बता दूं, जो पहली बार आया ना मेरी थोड़ी, मैंने भारतीय संविधान में पहला टॉपिक संविधान सभा की समितियां, संविधान के स्रोत, संविधान की अनुसूचियां, संविधान की विशेषता, प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक, ये 5-7 टॉपिक मैंने थोड़ी करा रखा है। वो एक बार पढ़ के देख लेना आप। निशा नागर लेट होगी भाई।
दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण वेतन, वेतन का संबंध 2 अनुसूची 2 में, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व अनुसूची 4 में, शपथ अनुसूची 3 में, भाषा अनुसूची 8 में। प्रश्न क्या पूछा है? द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? टेक्नो ए वेतन, वेतन कमाना 2 नंबरी काम है, वेतन कमाना 2 नंबरी का काम है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व 4 है, शपथ 3 है, भाषा से ठाठ, ठाठ का मतलब 8, भाषा से ठाठ, ठाठ का मतलब 8। चलो आ जाओ, आ जाओ। कौन से रिट द्वारा कैदी की हिरासत की वैधता को चुनौती दी जा सकती है? चलो जी, आ जाओ, आ जाओ। जितना लोग लाइव देखे है लाइक कर दो भी, और एक बार देखो थे क्लास ने चैनल खोलता ही पाछा ना जाए करो, एक बार रुको, हमारे चैनल को देखो, आप विजिट करो, पुरानी क्लास से देखो, कल 1-2 बार आगे और देखो, ऐसे जज मत किया करो आप। मुकेश वर्मा नाइस क्लास सर जी, मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद थारो। आन दो, निम्नलिखित में से कौन से रिट द्वारा कैदी को फंडामेंटल राइट्स जो है, देखो मूल अधिकारों की रक्षा जो है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है, हाई कोर्ट 6 करता है। ये रिट के नाम निशा नागर, ए नंबर, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार पर्चा। मैं थोड़ा सा थाने व्याख्या कर दूं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, व्यक्ति को अगर कोई बंदी बना लेना, ये व्यक्ति की रक्षा के लिए जारी होती है। देखो रिट में 2 ही कॉन्सेप्ट है कि रिट क्यों जारी होती है, एक तो रिट क्यों जारी होती है और किसके विरुद्ध जारी होती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण देखो व्यक्ति की रक्षा के लिए जारी होती है, और किसके विरुद्ध जारी होती है? व्यक्ति के विरुद्ध जारी हो सकती है, किसी संस्था के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध। मान लो कोई व्यक्ति, संस्था या सरकार ने किसी को बंदी बना लिया तो उसके लिए जारी हो सकती है। परमादेश का मतलब आदेश देना, ये किसके विरुद्ध जारी होती है? व्यक्ति के विरुद्ध। जब व्यक्ति किसी पद पर हो, चाहे वो प्रशासनिक पद पर है, चाहे वो राजनीतिक पद पर है, अगर वो अपने चाहे कर्मचारी है चाहे नेता है, तब जारी होती, उसके विरुद्ध जारी होती है। क्यों जारी होती है? जब वो ढंग से काम नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी पद पे हो, राजनीतिक या प्रशासनिक पद पे, अगर वो अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, पद के कर्तव्य के अनुसार काम नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध कौन सी जारी होती है? परमादेश। निषेध, इसे प्रतिषेध रिट भी कहते हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, और ये रिट किसके विरुद्ध जारी होती है? देखो ये प्रतिषेध रिट जो है ये किसके विरुद्ध जारी होती है? न्यायालय के विरुद्ध। न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है। क्यों करता है? जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अगर किसी मामले की सुनवाई करता है, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध किसी मामले पर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सी जारी होती है? प्रतिषेध। अधिकार पर्चा ये भी व्यक्ति के विरुद्ध जारी होती है, वो व्यक्ति चाहे प्रशासनिक पद पे हो या राजनीतिक। अब तो 2 रिट सेम होगी। परमादेश का मतलब होता है आदेश देना। जब कोई व्यक्ति किसी पद पर है, चाहे वो कर्मचारी है नेता है, वो अपने पद के अनुसार कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता तो उसके विरुद्ध जारी होती है। टीचर पढ़ा नहीं रहा तो जारी होगी, पटवारी अगर काम नहीं कर रहा है तो जारी होगी, नेता में मान लो चाहे मुख्यमंत्री पद के अनुसार ड्यूटी निर्वहन नहीं करता है ना। अधिकार पर्चा व्यक्ति के विरुद्ध जब वो किसी पद पे हो। अब ये क्यों जारी होती है? जब कोई व्यक्ति ने किसी पद को प्राप्त किया तो उसे कोर्ट पूछ सकता है कि आपने किस अधिकार से पद को प्राप्त किया। चलो जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलो जी आ जाओ। उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन के अधिकार में शामिल है? आर्टिकल 21 में आपको पता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जीने का अधिकार है। तो जीने के अधिकार में शामिल नहीं है आत्महत्या का अधिकार, निजता का अधिकार, फांसी दिए जाने के विरुद्ध अधिकार, उत्तम स्वास्थ्य का अधिकार। तो अनुच्छेद 21 में पॉलिटी 1 नंबर है। ममता मसाल, अरे ममता थान तो 1 नंबर लगेगा, थार तो मैं एक थे मारा मैं थारा बिंग अलावा दुनिया लगे जदो है
बहुत बहुत धन्यवाद ममता आपका, बहुत ही शानदार तैयारी आपकी। भगवान से दुआ है कि जितने लोग लाइव देख रहे हैं टेक्नो, सब लोग नौकरी लगे हुए। 20 नंबर आंसर जो है निजता का अधिकार दे रहे हैं। देखो प्रश्न क्या है, 21 में अधीन कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? जीने के अधिकार में देखो ए आत्महत्या का अधिकार, देखो हाँ निशा नागर समझ गए भी, आत्महत्या का अधिकार नहीं है। देखो अनुच्छेद 21 में सिर्फ इतना लिखा है प्राण एवं देह स्वतंत्रता। अब इसमें कौन कौन से अधिकार आते हैं तो आप याद रखो, दिव्या भरतपुर ए नंबर आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल दिव्या जी थारी त्यारी भरतपुरा। साहिल मीणा बी, अरे पूजा पारिक ए। देखो जीने के अधिकार में अनुच्छेद 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता है। अब आप याद रखना भारतीय संविधान का सबसे बड़ा आर्टिकल यही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत सारे अधिकार मिले माने हैं। तो देखो जो जीने के लिए चाहिए, जैसे निजता का अधिकार, सूचना का अधिकार है ना, निजता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शादी का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक स्थल पर हथकड़ी नहीं लगा सकते, सारे अधिकार जो है ना सारे वो 21। आत्महत्या का अधिकार नहीं है। जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य विवाद, ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। चलो आ जाओ जी। आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जब आपातकाल लगता है तो मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 358 में लिखा है कि आर्टिकल 19(1) में स्वतंत्रता जो दी गई है, आर्टिकल 19(1) में जो स्वतंत्रता दी गई है वो स्वतः ही निलंबित हो जाती है, अपने आप ही क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है। आर्टिकल 359 में लिखा है कि आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर अन्य जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें भारत का राष्ट्रपति जो है, इन्हें भारत का राष्ट्रपति क्या कर देता है, इन्हें भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, निलंबित। चलो उत्तर दीजिए। अब देखो मूल अधिकार कब, 358, बिल्कुल बिल्कुल आर्टिकल 358। अच्छा आपातकाल 3 प्रकार का होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो आप याद रखना साहिल मीणा टेक्नो ये सब ये उत्तर दे रहे हैं। देखो मूल अधिकार कब निलंबित होते हैं, केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित होते हैं, बाकी राज्य में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल में सारे लागू रहते हैं। चलो आ जाओ। प्रश्न क्या है देखिए, क्वेश्चन ये है भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। चलो बहुत शानदार प्रश्न है, उत्तर दीजिए। यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। मूल अधिकार है जो नागरिक को, और यह न तो मूल अधिकार नहीं विधिक अधिकार है। चलो जी आंसर दीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आंसर दीजिए। शाबाश। संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? आने दो, इंतजार है आपके उत्तर का। शाबाश। यह विधिक अधिकार है। अरे उत्तर जल्दी दो यार, इतो टाइम को नहीं आपने थारकन भी को नहीं। ए यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। साहिल मीणा भी ये दे रहे हैं, बेरो पर जो भरतपुरा रखने गया भी। दिव्या टेक्नो भी 1 नंबर, साहिल मीणा 1, ममता मसाल ए। हाँ बहुत, अब था ना बहुत ज्ञान की बात बताऊं अब घर। आने दो, दिव्या जी गायब हो गया, मला के भाज गया। आने दो। देखो संपत्ति का अधिकार जो है ये मूल संविधान में मूल अधिकार था। देखो मूल संविधान में, देखो बहुत अच्छी बात बताऊं था ना, मूल संविधान में ये फंडामेंटल राइट्स था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया, और हटा के इसे क्या बना दिया गया है कि विधिक अधिकार बना दिया, मतलब कानूनी अधिकार बना दिया, और इसका उल्लेख आर्टिकल 300A में कर दिया। अब यहां तक तो ठीक है कि भी विधिक अधिकार है, नागरिकों को प्राप्त, आप ये कह रहे हो, इसका राइट आंसर ब रहने वाला है। ये व्यक्ति को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? व्यक्ति को। व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, नागरिक यानी भारतीय, और गैर नागरिक मतलब विदेशी। तो पेपर में है, चिंता मत करना, ध्यान रखना। ये देखो मूल अधिकार जो है ना वो भी व्यक्ति को प्राप्त है। मूल अधिकार जो है ना वो भी किसको प्राप्त है? व्यक्ति को, मतलब नागरिक और गैर नागरिक दोनों को है।
भारतीय और विदेशी दोनों को है। वैसे संपत्ति का अधिकार जो है ना, ये कानूनी अधिकार है, ये भी व्यक्ति को है, मतलब दोनों को है, नागरिक और गैर नागरिक। चलो आ जाओ। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पर्चा, प्रतिदेश, प्रतिषेध। चलो जी, कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पर्चा, प्रतिषेध। उत्तर दीजिए भाई। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कौन सी है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ना, इसका संबंध जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कोई बंदी बना ले तो फिर उसके लिए ये रिट जारी होती है। चलो जी, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। संपत्ति संबंधी अधिकार निरस्त किया गया। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वां, 40वां, 30वां, 43वां। कौन से संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? कौन से संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? आंसर दीजिए भी। 44, 40, 30, 43। बहुत ही शानदार सा प्रश्न, आसान सा प्रश्न है ये, आपको पता ही है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई के समय, वो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई के समय इसे हटा दिया गया और हटाकर इसे कौन सा अधिकार बनाया गया? विधिक अधिकार। इसका उल्लेख आर्टिकल 300A में है। आसान सी बात है। चलो 44वां, बिल्कुल बिल्कुल। आ जाओ अगले प्रश्न की आ जाओ। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। 86वें संविधान संशोधन 2001 में हुआ। आर्टिकल 21 में ये जोड़ा गया, इसमें लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? बालक को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आर्टिकल 45 में जोड़ा गया कि 0 से 6 वर्ष के बालक को क्या दी जाएगी? निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। पलिका, अरे पलिका बड़े बहुत लेट हो गए भाई, हमारा कंठ सूख रेट है बोलता बोलता। 51 कै मूल कर्तव्य जोड़ा गया 11वां, जिसमें लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालक को माता पिता या अभिभावक जो है, अभिभावक वो निःशुल्क शिक्षा देगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? 86वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार के कौन से अनुच्छेद में? 21 में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, 21A। आ जाओ। अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध रखता है किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। किसमें, किसका अंत है? उपाधियों का अंत है आर्टिकल 18 में। और 19 में आपको पता है 19(1) के अंदर 7 स्वतंत्रता दी गई थी मूल संविधान में। वर्तमान में इसमें 6 स्वतंत्रता है, ये बात ध्यान रखना है 19(1) के अंदर। और 16 में लिखा गया कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, है ना, उद्भव, जन्म स्थान व निवास स्थान के आधार पर राज्य जो है वो भेदभाव नहीं करेगा। निवास स्थान के आधार पे राज्य जो है वो भेदभाव नहीं करेगा। कहां पर भेदभाव नहीं करेगा? नौकरी में, नौकरियों में, ये बात ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सर कितने क्वेश्चन और है? बस ये मान के चलो, इसके बाद में हमारा एक प्रश्न लास्ट और है। तो इसका राइट आंसर भावना जी ये दे रहे हैं, एक साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। बस आज का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कल से हमारे निर्धारित टाइम पे हम 9:30 क्लास लेके आएंगे। आज मैं थोड़ा लेट हो गया, बाहर गया हुआ था, तो इसके लिए सॉरी। संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जाता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के, संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो लास्ट प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके लिए, आज की स्क्रीन पर ये रहा। तो ये प्रश्न को थे उत्तर दो ताकि मैं भी आराम सो जाऊं।
आंसर दो जी, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आंसर दीजिए। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 14 से 18 है और इसको निलंबित किया जा सकता है अनुच्छेद 352 के अधीन 56 के 60 के जब भी वह चाहे। तो आपको बता दूं, मूल अधिकारों को निलंबित कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। अब इसका आंसर दीजिए आप। उसी चक्कर में लेट हो गए सर हम भी, कोई बात नहीं बेनीवाल जी, कोई बात को नहीं। इसका आंसर दीजिए 356। निशा नागर, देखो मूल अधिकारों को निलंबित कौन करता है? राष्ट्रपति। मूल अधिकार अगर पूछे कब निलंबित होते हैं तो केवल राष्ट्रीय आपातकाल में, इस बात का ध्यान रखना भाई, मूल अधिकार केवल राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित होंगे। बाकी राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्र, देखो 352 के द्वारा कौन सा आपातकाल लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 का मतलब है राज्य आपातकाल, या इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। राज्य आपातकाल को राष्ट्रपति शासन। 360 का मतलब वित्तीय आपातकाल। तो आप ध्यान रखना, केवल कौन से आपातकाल में मूल अधिकार निलंबित होंगे? केवल कौन से आपातकाल में मूल अधिकार? निशा नागर, बिल्कुल कीड़ादय रंग बदल गया। निशा नागर, निशा नागर ने तो पहले उत्तर क्या दिया भाई? 17 उत्तर दिए ही नहीं, 356 दे दिया। निशा नागर चेंज हो गए। देखो जी, मूल अधिकार निलंबित राष्ट्रपति करेगा केवल राष्ट्रीय आपातकाल में, और राष्ट्रीय आपातकाल 352 के द्वारा लगता है। याद रखना, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन एक ही बात है। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल में मूल अधिकार निलंबित नहीं होते, सारे लागू रहते हैं। देखो कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे आज के प्रश्न थे। हालांकि मैं टोटल प्रश्न तो 60 लेके आया था और मेरे हिसाब से मैंने 35 प्रश्न करवाए, तो आधा प्रश्न अपना रह गया। सेशन लंबो चाल गयो आपनो। तो कल हम एक नई क्लास के साथ, कल फिर हम लगातार 1-2 दिन और, मान लो 2 दिन और पॉलिटी लेके आएंगे। तो आगामी 2 दिन में भारत का संविधान हमारा पूरा हो जाएगा। आज की क्लास में हमारे मूल अधिकार, देखो हमने संविधान सभा, संविधान के स्रोत, अनुसूचियां, प्रस्तावना, उसके प्रश्न पढ़े थे। मूल अधिकार तक आ गए, मूल कर्तव्य के प्रश्न रह गए। कल हम भारत सरकार के प्रश्न लेके आएंगे। तो लगभग 3 क्लासों में भारत का संविधान पूरा हो जाएगा। पहले सभी ने 356 टेक्नो, थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस टीचिंग। बहुत बहुत टेक्नो जी, बहुत बहुत धन्यवाद थारा। तो हम आगामी 2 दिन फिर संविधान की क्लास लेके आएंगे और फिर उसके बाद में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, और फिर बाल कल्याणकारी योजनाएं, ऐसे करके हम रीड से पहले हम बहुत सारा मैटर में करवाने का प्रयास करूंगा। बाकी आप सभी लोग क्लास में बने रहे। डेली 9:30 अपना लाइव रहता है। 2 दिन मेरी छुट्टी थी, मैं बोल के गया। तो कल से हमारे निरंतर वही क्लासें, वही सेशन जबरदस्त है ना, वो चलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, है ना। मिलते हैं कल राइट 9:30 बजे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।